हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में जो हमारी यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, बच्चों के काफी कमेंट आ रहे थे कि यूनिट 2 के बारे में बता दीजिए, हमें कैसे पढ़नी है, क्या रणनीति हमें अपनानी होगी जो हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूनिट 2 सबसे बड़ी यूनिट है हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूनिट 2 के नोट्स कैसे बनाएं, क्या सिलेबस है यूनिट 2 का, कौन कौन सी बुक हमें फोकस करनी है और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक के लिए कैसे नोट्स बनाने हैं और कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। देखते हैं। यूनिट 2, यहाँ पर ये यूनिट 2 है यूजीसी नेट हिंदी के एग्जाम की। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप अन्य कोई एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, चाहे वो एनवीएस हो, डी ट्रिपल एसपी हो या यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी साहित्य हो, उसमें यदि आप यूनिट 2 जिस पैटर्न पर मैं आपको बताऊंगी इस तरह पढ़ लेते हो, तो आप किसी भी एग्जाम में मार्क नहीं खाओगे। देखो, यूनिट 2 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य की जड़ है। तो हर किसी एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा ही जाता है। तो यूनिट 2 जो है हमारे हर एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इस पे बहुत अच्छे से काम कर लीजिए यूनिट 2 पर। एक बार आपने डीपली पढ़ लिया, अच्छे से अपने नोट्स बना लिए, फिर आपको कोई भी एग्जाम हो, बस आपको रिवीजन करना है। लेकिन हर बार कोई भी एग्जाम और ऊपर ऊपर से पढ़कर चले गए तो कोई फायदा नहीं होता। एक बार ही टाइम दो खुद को, अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद देखो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। तो देखो, यहाँ पर जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो यानी हमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पढ़ना होता है। लेकिन कहने को तो ये चार टॉपिक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। लेकिन जब इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक है। तो देखते हैं, पहले टॉपिक देखेंगे यहाँ पर दो तीन, फिर बुक बताऊंगी, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर बुक बताऊंगी। ठीक है, इस तरह टॉपिक वाइज आपको बुक बताते हुए चलूंगी। सबसे पहले है यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी शुक्ल ने क्या काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, नगेंद्र ने क्या किया है, बच्चन सिंह, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी का काल विभाजन और नामकरण देखना है। उसके बाद आता है हमारा आदिकाल। जब भी हम कोई भी काल पढ़ते हैं तो साहित्यिक प्रवृत्तियां हमें देखनी ही है, हर में देखनी है, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, कोई भी हो, साहित्यिक प्रवृत्तियां हमें देखनी ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें आदिकाल में क्या क्या पढ़ना है, रासो साहित्य पढ़ना है, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, फिर यहाँ पर अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक है, अमीर खुसरो और विद्यापति का नाम अलग से लिखा गया है, तो यानी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही अमीर खुसरो और विद्यापति से। ये तो बात हुई आदिकाल की। फिर है भक्ति काल। भक्ति काल में भी वही सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, फिर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय वे श्री संप्रदाय, ये सब आपको पढ़ने हैं। उनका वैचारिक आधार पढ़ना है संप्रदायों का। फिर निर्गुण और सगुण कवि, यानी सूर, तुलसी, जयसी, कबीर, मलुकदास, दादू दयाल, जितने भी राइटर है निर्गुण और सगुण सभी हमें पढ़ने हैं, और उनका काव्य। ठीक है, फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल में भी फिर से वही सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां। और आप जानते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को तीन भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो यहाँ पर हमारे तीन टॉपिक हुए, आदिकाल, भक्ति काल और फिर रीति काल। पहले हम ये तीन टॉपिक देखते हैं हमें कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, आपके सामने ये तीन बुक है, परिचित आप हो गए। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास
सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ठीक है, ये 3 बुक आपको ले लेनी है। देखो ज्यादा महंगी बुक नहीं है, ये 200 से 250 के बीच में आ जाती है शुक्ल वाली बुक। नगेंद्र वाली आपको 350 के लगभग मिल जाएगी, और ये गोविंद पांडे भी आपको 200-250 के लगभग मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपके 1000 रुपए भी नहीं लगने, उससे कम में ही आपकी ये तीनों बुक आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास बुक नहीं है, तो देखो आपको बुक ले लेनी है। जितना अच्छा बुक से पढ़ा जाता है उतना फोन से नहीं पढ़ा जाता है, कि आप फोन में पीडीएफ ऑन कर ले। और देखो आप एमए कर कर आए हो, जो एमए कर रहा होता है या जिसने एमए कर ली होती है वही नेट का एग्जाम देता है। तो यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है कि आप मतलब खरीद पाए बुक, तो एक काम कीजिए, आप 1 महीना ट्यूशन पढ़ा लीजिए, तो अभी आप इतने रुपए जोड़ दोगे कि आपके पास ये बुक आ जाए। तो ये बहाना मत लगाना कि मेरे पास बुक नहीं है। मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम बुक नहीं है क्या करें। अब उसका मैं क्या सोल्यूशन बताऊं जब आपके पास बुक ही नहीं है। तो अगर आपको नेट करना है, जेआरएफ करना है, तो बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आदिकाल पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल की बुक से। ठीक है, यहाँ पर चाहे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। सबसे पहले हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से आदिकाल पढ़ना है, फिर हमें नगेंद्र वाली बुक से पढ़ना है। जब हम इन दोनों बुक से पढ़ लेंगे, फिर हमें पांडे वाली बुक पर जाना है। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के बच्चे हो गए, एक तो ये जो पहली बार नेट का एग्जाम देने जा रहे होगे और कभी इन बुक को मतलब पढ़ा नहीं होगा। तो अगर वे बच्चे हैं जो पहली बार ही पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, आपको 2 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको यहाँ पर इसमें जाना है, शुक्ल वाली बुक में आदिकाल पढ़ लेना है। इसमें 4 प्रकरण आपको मिलेंगे आदिकाल के, सिर्फ पढ़ लेना है। मुझे पता है जब हम पहली बार ये बुक पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो बस आपको पढ़ लेना है, एक बार रीडिंग कर लेनी है। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करना। फिर नगेंद्र वाली बुक से आदिकाल पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इन दोनों बुक से पढ़ लोगे, तो एक बार इसमें भी आदिकाल की रीडिंग लगा लेना। इसमें तो ज्यादा तो हमें यही मिलती है, रचनाएं वगैरह। ठीक है, इन दोनों बुक में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, शुक्ल और नगेंद्र वाली बुक में। ठीक है, ये करना आपको, एक बार ऐसे ही रीडिंग कर देनी है, फिर दोबारा से पढ़ना है। इस बार क्या है, जब आप पहले इनकी रीडिंग कर लेनी है, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाना है और देखना है, आपको आदिकाल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको बस ये देखना है कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ मेरा मिल रहा है जो मैं एक बार रीडिंग लगाकर आया। जरूरी नहीं आप जवाब दोगे, जवाब नहीं दे पाओगे आंसर का, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप ये काम कर लोगे, फिर दोबारा आप शुक्ल की बुक पर आना। इस बार अच्छे से पढ़ना लाइन बाय लाइन, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, और जो आपको लगे कि मुझे अपने नोट्स में ऐड करना है, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। पहले शुक्ल वाली बुक से पढ़ना, फिर नगेंद्र वाली बुक से पढ़ना, और फिर पांडे वाली बुक पर जाना। ठीक है, अगर किसी को ये बुक समझ में नहीं आ रही है रामचंद्र शुक्ल, तो ये बुक मैंने आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है आदिकाल से रीतिकाल तक। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो वहां पर कंप्लीट है, देख लीजिएगा। खुद से पढ़ना चाहो खुद से पढ़ लीजिएगा। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है उसको उनको जो है ये बुक समझने में परेशानी आए। ठीक है, ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे थे। अब उनके लिए जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, हो सकता है उन्होंने ये बुक 1 2 बार पहले पढ़ ली होगी आराम से। ठीक है, तो उन्हें सीधा कुछ नहीं करना, शुक्ल वाली बुक पर जाना है, एक बार पढ़ लेना है। आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे मार्क कर लेना और नोट्स बनाते हुए चलना है। मतलब जो नए बच्चों को जो काम दूसरी बार में करना है, आपको वो काम पहली बार में ही करना है, पहली बार में नोट्स बनाते हुए चलने हैं। जब आपके तीनों बुक से आप पढ़ लो टॉपिक, उसके बाद आपको पीवाई क्यू पर जाना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो आप खुद देखोगे 80% जो है आपके क्वेश्चन के आप जवाब दे पा रहे हो, आपके क्वेश्चन मैच हो रहे हैं जो आप पढ़कर आए हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आदिकाल टॉपिक पढ़ना है, शुक्ल से, नगेंद्र से, पांडे से। उसके बाद फिर भक्ति काल पढ़ना है,
और फिर रीतिकाल पढ़ना है। इस तरह इन 3 बुक को फॉलो करना है आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। अब आगे चलेंगे सिलेबस की तरफ। अब हम चलेंगे आधुनिक काल पर। देखो अभी जो ये सिलेबस है ये यूनिट 2 का ही चल रहा है, बस मैंने इसको डिवाइड कर कर रखा है। जैसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल रखा, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद चलेंगे आधुनिक काल पर। आधुनिक काल में हमें पता होता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये हमें पढ़ना होता है, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु और उनका युग। पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। यानी ये बात हुई हमारी भारतेंदु युग की। फिर है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। ये हुई द्विवेदी युग की बात हमारी। फिर है छायावाद युग की, जो है छायावाद में हमें छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि। फिर है प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि। फिर प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि पढ़ने हैं। फिर है समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, आप इस पॉइंट पर मत जाइए, यहाँ पर लिखा है 2000 तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में 2000 के बाद की रचनाएं भी पूछी जाती है। इस बार तो 3-4 क्वेश्चन जो कार्यक्रम वाले थे उनमें 1-2 रचनाएं 2000 के बाद की दी हुई थी। तो ये इस पर मत जाएगा कि 2000 तक की रचनाएं पूछी जाएगी, उसके बाद की भी एग्जाम में आराम से पूछ ली जाती है। तो ये हुई आधुनिक काल की बात। अब पढ़ना कहाँ से है वो देख लेते हैं। ये इसमें आपको क्या करना है, एक बुक और ऐड कर देनी है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चा सिंह की बुक। काफी अच्छी बुक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, नंबरिंग कर लीजिएगा आधुनिक काल के लिए 1, 1, 2, 3, 4, इन 4 को फॉलो करना है। देखो अब पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, जो ये रामचंद्र शुक्ल वाली बुक है इसमें आपको छायावाद तक का ही मिलेगा, छायावाद के बाद का इस बुक में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आधुनिक में आते हैं तो भारतेंदु युग पढ़ना है, लाइन वाइज ही पढ़ते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले नई कविता पढ़ ली बाद में भारतेंदु युग पढ़ रहे हो, ठीक है, समझने में परेशानी आएगी। सबसे पहले भारतेंदु युग पढ़ेगा शुक्ल वाली बुक से, फिर नगेंद्र वाली बुक से, फिर बच्चा सिंह वाली बुक से, और फिर पांडे वाली बुक पर जाइएगा। ठीक है, इसी तरह द्वैत युग पढ़ना है, फिर छायावाद युग पढ़ना है। फिर छायावाद के बाद इस बुक को कर देना है बाय बाय। कौन सी बुक को, रामचंद्र शुक्ल वाली बुक को बाय बाय कर देना है। सबसे पहले हमें प्रगतिवाद यहाँ से पढ़ना है, नगेंद्र से, फिर बच्चन सिंह से, फिर पांडे से। फिर प्रयोगवाद और नई कविता भी ऐसे ही पढ़ना है, नगेंद्र की बुक से, बच्चन सिंह की बुक से, पांडे से, और फिर समकालीन कविता भी। ठीक है, तो छायावाद तक तो हमें रामचंद्र शुक्ल वाली बुक फॉलो करना है। छायावाद के बाद हमारे पास 3 बुक रह जाती है, नगेंद्र, बच्चन सिंह और पांडे वाली बुक। ठीक है, ये बुक है जहाँ से एग्जाम में जो के तो क्वेश्चन बनते हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, बुक काफी सारी है, लेकिन ये बुक इम्पोर्टेंट है और आपके पास होनी भी चाहिए और आपको पढ़नी भी चाहिए अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। इसमें टाइम लगेगा, वो भी हम आगे बात करेंगे कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, आधुनिक काल की बात होगी। अब आगे चलते हैं। फिर यूनिट 2 में ही हमें पढ़नी है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। एक बात और बता दूं, जब आप यूनिट 2 को पढ़ते हो तो ये मानकर चलिए आप बस यूनिट 2 नहीं पढ़ रहे हो, आप यूनिट 5 to 10 यूनिट भी पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको काफी हेल्प होगी यदि आप इस तरह यूनिट 2 को पढ़ते हो जैसे मैंने आपको बताया है। जब आप यूनिट 2 पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप आदिकाल पढ़ रहे हो, तो आप
ये देखिए कि हिंदी कविता वाली यूनिट में अमीर खुसरो लगे हुए हैं, तो आपको अमीर खुसरो के नोट्स उसी हिसाब से बनाने हैं, इम्पोर्टेंट मार्क करके, क्योंकि वे आपकी यूनिट 5 में भी राइटर है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ। जैसे जब हम हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे तो हमारे पाठ्यक्रम में भी काफी उपन्यास लगे हुए हैं, तो हमें करना क्या है। जैसे गोदान है, गोदान हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। गोदान के राइटर कौन है? प्रेमचंद। तो जब मैं आपको कोई भी रचना पढ़ाती हूँ तो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई, तो मैं हमेशा बताती हूँ उन जो रचना पढ़ा रही हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, उन राइटर की बाकी सभी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है, तो वे आपकी कहाँ पर कवर हो रही है? यूनिट 2 में। जब आप हिंदी उपन्यास पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है प्रेमचंद को भी पढ़ोगे, और प्रेमचंद के आपको सभी उपन्यास देखने होंगे, उनके नाम देखने होंगे उपन्यास के, उनका प्रकाशन वर्ष देखना होगा, उनकी विषय वस्तु देखनी होगी। ये 3 चीज तो देखनी पड़ती है किसी राइटर की: उपन्यास के नाम, प्रकाशन वर्ष, और जो है विषय वस्तु। ठीक है, तो ये आपका, ये बाकी यूनिट में भी आपको हेल्प कर रही है यूनिट 5 to 10 में, यदि आप इस तरह पढ़ते हो। ऐसी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना। अब देख लेते हैं इनके लिए बुक, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो बुक है ये रामबाण बुक है, हमेशा बताती हूँ, ये थोड़ी महंगी बुक है, ये 950 के लगभग आती है ये बुक। ठीक है, 950 रुपए की, 1000 के लगभग आप मानकर चले। हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की बुक। यदि आप इस बुक से एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद पांडे वाली बुक देख लेते हो, तो आपका जो है हिंदी साहित्य का गद्य विधाय अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बुक ये है दृष्टि वाली, नेट वालों के लिए ये भी काफी अच्छी गाइड है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पांडे वाली बुक नहीं लेना चाहता तो आप दृष्टि वाली भी ले सकते हो। इस बुक में सबसे अच्छा क्या दिया हुआ है, ये जो है आपको यूनिट 5 to 10 में काफी हेल्प करती है, तो कोशिश कीजिएगा इसको ले लें, नहीं तो इसकी तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, रामचंद्र तिवारी से पढ़ने के बाद या तो आप पांडे वाली बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे आपने हिंदी उपन्यास पढ़े, पहले आपने रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ ली, फिर या तो पांडे वाली बुक से एक बार देख लीजिएगा, या आप इस वाली गाइड से देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक से भी देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपको फॉलो करना है, ऐसे हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, इस तरह आपको पढ़ने हैं एक एक टॉपिक। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम मैनेज की। टाइम मैनेज कैसे करें? देखो आज है 8 सितंबर। ठीक है, तो आप चलिए, एग्जाम हमारा दिसंबर में होगा, नो, क्योंकि अभी तक तो एग्जाम फॉर्म भी नहीं आया है, तो दिसंबर में आप मानकर चलिए आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप ये मान लीजिए अक्टूबर तक हमें ये कंप्लीट करनी है, तो लगभग हमारे पास कितने दिन है? 50 दिन है। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है? 50 दिन है, भाई पूरी मेहनत से आपको करना है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया और हमारा हो जाएगा, नहीं, मेहनत आपको ही करनी है। 50 दिन में आपको डेली 3 घंटे यूनिट 2 को देने हैं। कितने? डेली 3 घंटे, यानी 180 मिनट। ठीक है, डेली आपको जो है यूनिट 2 को देनी है। अब इन 180 मिनट को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, 90 90 मिनट। ठीक है, चाहे तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, मान लीजिए कोई 2 घंटे ही दे पा रहा है, तो 120 मिनट हो गई, तो 60 60 में डिवाइड कर लीजिएगा। अब आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा तो आपको पढ़ना है लिटरेचर, इतिहास। जैसे आदिकाल से शुरू करेंगे तो आदिकाल पढ़ना है। ठीक है, ये पेन चल नहीं रहा है आज, पता नहीं। इतिहास, और 90 मिनट क्या पढ़ना है? गद्य विधाएं पढ़नी है आपको, जैसे उपन्यास, नाटक। ऐसे आपको 2 भागों में डिवाइड करना है, देखो मैं आपको बता देती हूँ। एक भाग में तो आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दूसरे भाग में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। कुछ भी शुरू कर दीजिए, सबसे पहले कहानी नाटक ये करिएगा, क्योंकि हिंदी उपन्यास काफी बड़ा है तो आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो हिंदी कहानी शुरू कीजिएगा, छोटी है, रुचिकर भी है, मजा आएगा। पहले हिंदी कहानी पढ़ लीजिएगा, फिर नाटक, उसके बाद उपन्यास, या फिर निबंध पढ़कर उसके बाद आप उपन्यास पर जाइएगा। निबंध और आलोचना साथ में पढ़िएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, निबंध और आलोचना आपको साथ में ही पढ़ना है, यानी एक ही टॉपिक मानकर पढ़िएगा। तो आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, गद्य विधाएं आपको पढ़नी है। इस तरह पढ़िए 50 दिन। आपको टारगेट रखना है कि 50 दिन में मुझे अपनी यूनिट 2 कंप्लीट करनी है, यानी अक्टूबर तक। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि नवंबर में क्या करना है, फिर आपको नवंबर में करना है आपको रिवीजन। नवंबर हमने क्यों रखा बाकी, रिवीजन। और मान लीजिए अक्टूबर में आपसे नहीं हो पाई यूनिट 2 कंप्लीट, वैसे तो देखो कर लीजिएगा, 50 दिन है आपके पास, लेकिन कोई नहीं, अगर नहीं हो पाई और एग्जाम तो अभी हमें पता नहीं है, मान लीजिए एग्जाम हमारा हुआ दिसंबर के आखिरी में, तो नवंबर के भी 10 दिन ले लीजिएगा, पर यूनिट 2 अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, एक तरफ तो अपनी यूनिट 2 चालू रखिए और दूसरी तरफ जो है आप यूनिट 5 to 10 पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक तरफ आप पढ़ते रहिए यूनिट 1, 3 और 4, मतलब इनमें से कोई एक यूनिट शुरू कर दीजिए। 3 घंटे तो मान लीजिए आपके जा रहे हैं यहाँ पर यूनिट 2 में। ठीक है, बाकी के घंटे आप मान लीजिए दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे तो आप पेपर 1 के मान लीजिए और 1.5 घंटा अपना यूनिट 5 to 10 में दीजिए और 1.5 घंटा दीजिए यूनिट 1, 3, 4 में, मतलब कोई भी एक इनमें से यूनिट शुरू कर दीजिए, या तो 1 या 3 या 4, और ऐसे ही इनमें। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा टारगेट कर कर चलिए कि ये मानकर चलिए आपको 15 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और साथ में एक चीज बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने हिंदी उपन्यास पढ़ लिया और आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको पीवाईक्यू जरूर सोल्व करने हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, आप मर्जी आपकी कि आप उसे फॉलो करते हो या नहीं। मेरे पास मेरा काम था बताना, क्योंकि काफी मैसेज आ रहे थे यूनिट 2 को लेकर। आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा बता दिया, इतना कौन पढ़ने वाला है, लेकिन मैंने वही बताया जैसे मैंने अपनी यूनिट 2 पढ़ी थी। मैंने बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसी को फॉलो करते हुए पढ़ी थी। बस मैंने क्या किया था, जैसे बच्चन सिंह की एक और बुक आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मैंने उसको भी फॉलो किया था। लेकिन अभी आप इतना कीजिए, जब आपकी इतने पर पकड़ बन जाएगी तो मैं आपको बाद में बता दूंगी एक स्टेप आगे हमें क्या करना चाहिए, यदि आपने ये सब चीजें अच्छे से पढ़ लिया है। देखो, कम बुक फॉलो करो पर बहुत बार पढ़ लीजिए, कम पढ़ो पर ज्यादा बार रिवीजन करो। शुक्ल की बुक है, कम से कम मुझे लगता है 8-9 बार आपको रिवीजन कर देना चाहिए इस बुक का। ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़िए, एक टॉपिक पढ़ लीजिए, आदि काल पढ़ लीजिए, फिर मुझे कमेंट कर कर बताना कि आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं, आप में कॉन्फिडेंस आया है या नहीं। उधर आदि काल शुरू कर दीजिए यहाँ पर, और इधर शुरू कर दीजिए हिंदी कहानी। दोनों टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं। ठीक है, एक बार आजमा कर देख लीजिए ये वाला पैटर्न भी। अब भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है यूनिट 2 के बारे में, लेकिन यदि आप हिंदी की यूनिट 1 to 10 यानी कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट बुक्स, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, ये देख लीजिएगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट बुक बताई हुई है। लिंक आपको ऊपर आइकॉन बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये हुई पेपर 2 की बात। पेपर 1 का भी मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस और बुक और रणनीति तीनों चीज बताई हुई है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ अपनी क्लास की। मेरी क्लास होती है, सभी क्लास मेरी फ्री होती है। हमने यूनिट 8 हिंदी नाटक शुरू की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें हमने कैसे किया था। पहले दिन तो मैंने आपको यही बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे हमको पढ़ना है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न में चेंज हुआ है। फिर हम एक दिन नाटक पढ़ते थे, अगले दिन एमसीक्यू सोल्व करते थे। मैंने आपको अंधेर नगरी नाटक पढ़ाया, अगले दिन एमसीक्यू सोल्व किए। फिर भारत दूरदर्शन नाटक पढ़ा, एमसीक्यू सोल्व किए, भारत दुर्दशा नाटक के। चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा, उसके एमसीक्यू सोल्व करे। इसी तरह मैंने आपको कंप्लीट करवाया। हमारे पाठ्यक्रम में 14 नाटक लगे हुए हैं और हमारे 13 नाटक कंप्लीट हो चुके हैं। एक नाटक बचा हुआ है सिंदूर की होली, वो मैं आपको कल करवा दूंगी, और परसों हम जो है एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। तो यूनिट 8 हमारी कंप्लीट होने वाली है, इस हफ्ते में हमारी यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी यूनिट 9 हिंदी निबंध। ठीक है, तो आप चाहे तो क्लास से जुड़ जाइएगा।
मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कि क्लास से कैसे जुड़े। उनको लगता है कि मेरी क्लास किसी और ऐप पर भी होती है। नहीं, मेरी सभी क्लास यूट्यूब चैनल पर होती है, हिंदी विद टीचर पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। सभी क्लास बिल्कुल फ्री होती है। जब आप यूट्यूब पर जाओगे, चैनल ओपन करोगे हिंदी विद टीचर, तो वीडियोज वाला जो ऑप्शन आता है वहां पर आपको मेरी सभी वीडियो मिल जाएगी। तो आप क्लास से जुड़ जाइएगा, कल को हम सिंदूर की होली नाटक पढ़ने वाले हैं। क्लास का लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ में मेरी सभी क्लास की पीडीएफ भी मिलती है। और ये मेरी मेल है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर भी पूछ लीजिए। और अब भी यदि कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया सबसे इजी तरीका क्या है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लगा कि ये वीडियो देखने के बाद हमें यूनिट 2 में हेल्प होगी, तो क्लास को शेयर करना ना भूले। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।